के अंदर। अच्छा, अब गो बैक एन के अंदर आप देखो उसमें प्रॉब्लम क्या है हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, गो बैक एन के अंदर प्रॉब्लम ये है आपके पास यहाँ पर कि सपोज करो कि आपका ज़ीरो वाला पैकेट यहाँ पे क्या होता है, आपका नहीं, अब ज़ीरो वाला पैकेट नहीं मिल पाता। तो ज़ीरो वाला पैकेट इत्तेफाक से आपने भी ट्रांसमिशन स्टार्ट की है, तो ये रिसीव नहीं हुआ। बाकी सारे पैकेट्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। सारे के सारे आपने यहाँ पे बाकी सही प्रॉपर्ली ट्रांसमिट कर दिए हैं। लेकिन क्या होगा, रिसीवर ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्योंकि उसकी विंडो का साइज़ खाली 1 पैकेट का है और वो विंडो इस वक़्त 0 पे वो खड़ी हुई है, तो रिसीवर आपका खाली 0 ही एक्सेप्ट करेगा, बाकियों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा यहाँ पे, ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई है। तो अच्छा, तो फिर इस केस में क्या होगा यहाँ पे, जब टाइम आउट होगा यहाँ पे 0 का, तो टाइम आउट के बाद क्या हुआ करेगा, उसके बाद ये पाँचों के पाँचों पैकेट्स यहाँ पे रीट्रांसमिट होंगे इस केस में। तो इसका मतलब है कि ये तो उस केस में अच्छा है जब आपके पास बर्स्ट में नॉइज़ आती है। हमने कहा था कि इकट्ठे सारे पैकेट्स खराब आएँगे आपके पास, कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई छोटा-सा कोई, तो पूरे का पूरा पैकेट लाइन ऑफ पैकेट्स खराब हो रही है। लेकिन अगर सपोज़ करो आपके पास कोई रैंडमली नॉइज़ आती है, तो सपोज़ करो मैं कहता हूँ रैंडम नॉइज़ की वज़ह से आपका खाली पैकेट 3 डिस्ट्रॉय होता है, बाकी पैकेट्स कभी खराब नहीं होते। तो उस केस में तो आपके पास पूरी एक्स्ट्रा रिट्रांसमिशन करने की सेंस नहीं बनती। या मैं कहता हूँ कि रैंडमली खाली पैकेट 0 डिस्ट्रॉय होता है, बाकी पैकेट सही आते हैं। तो उस केस में तो इसकी सेंस नहीं बनती कि आप पूरी की पूरी विंडो रीट्रांसमिट करो। तो इस तरह की चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कहा जब रैंडम नॉइज़ हुआ करेगी, तो हम प्रोटोकॉल को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर लेते हैं। तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि अब हम यूज़ करेंगे एक सिलेक्टिव रिपीट वाला प्रोटोकॉल। तो इसका नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा है सिलेक्टिवली रिपीट, यानी सिलेक्टिवली आप रीट्रांसमिट करोगे। गो बैक एन में क्या था कि एन नंबर ऑफ पैकेट सारे के सारे रीट्रांसमिट हुआ करेंगे। लेकिन सिलेक्टिव रिपीट में सिलेक्टिवली रीट्रांसमिट होंगे जो कि एक्चुअली डिस्ट्रॉय हुए होंगे, खाली वही आप रीट्रांसमिट करोगे। तो इसका मतलब है कि हमें इसमें सिनेरियो हमारे पास कैसा बनेगा इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। कि सपोज़ करो आपने 4 पैकेट्स ट्रांसमिट किए हैं यहाँ पे, तो आपके पास पैकेट 2 नहीं पहुँचा यहाँ पे। तो अब क्या होगा, ये पैकेट 2 यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ, लेकिन ये पैकेट 3 को रिसीव कर लेगा टेम्परेरी बफर के अंदर। तो उसने बफर में रख लिया यहाँ पे, हालाँकि आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हुआ हुआ है, लेकिन इसने इसको रिजेक्ट नहीं किया यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, तीनों की एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे सेंड कर दी। तो उसके बाद आपकी सेंडर की विंडो थोड़ी-सी राइट पे मूव कर दी जाएगी और उसके बाद आपके पास नए पैकेट्स आ जाएँगे। अब उसके बाद फाइनली थोड़ी देर के बाद पैकेट 2 का टाइम आउट यहाँ पे होगा, तो खाली पैकेट 2 रीट्रांसमिट होगा। हालाँकि इसके साथ 0, 1, 2, 3 बाकी भी हो सकते थे, लेकिन खाली पैकेट 2 एक ही पैकेट रीट्रांसमिट करना है हमें। यानी कि हमने जो चीज़ डिस्ट्रॉय हुई है, खाली वो रीट्रांसमिट कर रहे हैं और बाकियों को नहीं हम कह रहे। तो इस तरह के प्रोटोकॉल को हम कहते हैं सिलेक्टिव रिपीट। तो ये मेन इसके अंदर डिफरेंस है यहाँ पे। तो अब ऐसा करते हैं, इसको हम सिमुलेट करके देखते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर 5 पैकेट्स मैंने यहाँ बनाए हैं और मैं ऐसा करता हूँ कि पैकेट नंबर मैं अगर 1 को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे इसने पैकेट 0 को उसने रिसीव भी कर लिया है और एक्नॉलेज भी कर दिया है। लेकिन आप देखो उसने आगे वाले पैकेट को 2, 3, 4 को यहाँ पे रिसीव नहीं लिखा उसने। उसने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया, बफर का। रिसीव का मतलब होता है कि पैकेट अब आप एप्लीकेशन लेयर को भेज सकते हो आगे ऊपर। लेकिन बफर का मतलब है कि अभी आपने ट्रांसपोर्ट लेयर की मेमोरी में रखना है, अभी आपने एप्लीकेशन लेयर को नहीं देना, क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ ऑर्डर यहाँ पे मिसिंग है। तो ये आपके पास बफर कर लिए, लेकिन ये उसने रिजेक्ट नहीं किए पहले की तरह यहाँ पे। और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट्स का नंबर चेक करो तो इसने 2, 3, 4 ही यहाँ पे एक्नॉलेज किए। गो बैक एन की तरह यहाँ पे 0 एक्नॉलेज नहीं किया यहाँ पे, जो कि लास्ट आपको रिसीव हुआ हुआ है। अब इसको हम यहाँ पे रिज़्यूम करते हैं। अब वहाँ पे भी आपके पास एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई। अच्छा, अब देखो 2, 3, 4 के लिखा हुआ है कि एक्नॉलेजमेंट आगे पर रिसीव हो चुकी है, यानी कि इसका मसला हल हो गया हुआ है। लेकिन चूँकि 1 आपके पास नहीं आया, तो इसलिए विंडो मज़ीद आगे नहीं मूव कर सकती। अगर 1 हमें मिल जाता तो ये विंडो 5 से लेके आगे कंटिन्यू कर रही होती है, लेकिन चूँकि 1 फँसा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद 1 का टाइम आउट होगा यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 1 का टाइम आउट यहाँ पे होगा। और जब ये टाइम आउट इसका होगा तो खाली आपके पास पैकेट नंबर 1 ही रीट्रांसमिट होगा, बाकी पैकेट्स आपके पास यहाँ पे रीट्रांसमिट नहीं होंगे।
तो अब देखें 1 का टाइम आउट हो गया, तो आपके पास 1 वाला पैकेट यहाँ पे जा रहा है। अच्छा, अब ज़रा ऑब्ज़र्व करो, जैसे ही 1 मिलेगा यहाँ पर, तो 2, 3, 4 के साथ क्या होगा? तो यहाँ पे 1 रिसीव हो गया, तो साथ ही क्या हुआ, 2, 3, 4 भी रिसीव हो गए यहाँ पे। और देखो रिसीवर की विंडो उठकर यहाँ से उठ के 5, 6, 7, 8, 9 पे आ गई है। यानी कि अब आपकी वर्किंग स्पेस ये वाली हो गई, अब आपको ये वाले पैकेट चाहिए यहाँ पे। एक्नॉलेज हमने कर दिया यहाँ पे 1 को। अब जैसे ही यहाँ पे 1 वाला की एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी सेंडर पे, तो देखो उसकी विंडो कहाँ मूव करती है। तो उसकी विंडो भी उठ के एकदम से 5, 6, 7, 8, 9 पे आ जाएगी। तो इस सिलेक्टिव रिपीट के अंदर हमने मेन काम क्या किया यहाँ पे, हमने रिसीवर की विंडो का साइज़ बड़ा कर दिया। अगर हम यही काम अब ज़रा गो बैक एन के साथ करते हैं, तो ये हमारे पास गो बैक एन आ गया। यहाँ पे देखो रिसीवर की विंडो का साइज़ कितना है, 1 है, और ट्रांसमीटर की विंडो का साइज़ 5 है यहाँ पे। तो अगर यही काम अगर हम यहाँ पे करें, तो मैं अगर 2 को डिस्ट्रॉय कर दूँ यहाँ पर, तो अब देखो रिसीवर की विंडो का साइज़ खाली 1 है। ये पहले को तो रिसीव कर लेगा जब, तो जब इसने फर्स्ट पैकेट रिसीव किया, तो देखो विंडो आगे मूव कर गई, 1 के ऊपर आ गई। अब इसने उसको भी रिसीव कर लिया, तो विंडो सेकंड पे आ गई। लेकिन सेकंड पे विंडो आई हुई है, लेकिन 3 और 4 के ऊपर नहीं है विंडो। तो 3 और 4 के साथ उसने क्या किया, उसको उसने रिजेक्ट कर दिया यहाँ पे, इनको उसने स्टोर नहीं किया, और इसने एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या सेंड किया, 1 वाला, जो कि लास्ट आप रिसीव कर चुके हो यहाँ पे। तो उसने उसी को दोबारा से एक्नॉलेज कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अब देखो सेंडर साइड पे आपके पास मल्टीपल एक्नॉलेजमेंट्स आएँगी पैकेट नंबर 1 की, 3 आपके पास एक्नॉलेजमेंट्स आ रही हैं। तो वो क्या करेगा, इन ति पहले वाले के बाद बाकी 2 को इग्नोर कर देगा। अब देखो सेंडर की विंडो 2, 3, 4, 5, 6 पे आ गई है मूव करके, लेकिन रिसीवर की विंडो 2 के ऊपर है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जब टाइम आउट होगा यहाँ पर, तो अब क्या करेगा, इस 2 को रीट्रांसमिट करेगा या 2, 3, 4 सबको रीट्रांसमिट करेगा यहाँ पे? क्या एक्सपेक्ट करते हो? सबको रिट्रांसफर करें ये सबको पूरी विंडो। रीट्रांसमिट करेगा यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही सही कह रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जब 2, 3, 4 रीट्रांसमिट हो रहे हैं, तो वो एग्ज़ैक्टली सेम टाइम पे नहीं हो रहे। 2 थोड़ा-सा पहले, 3 उसके बाद है, 4 उसके बाद है। अगर एग्ज़ैक्टली इक्वल कर दो, फिर क्या होगा, रिसीविंग विंडो तो खाली 1 के ऊपर है, तो फिर भी मसला आ सकता है आपके पास। तो 2 पहले आएगा, 3 बाद में, 4 थोड़ा-सा डिले के बाद, मामूली से डिले के बाद। तो जब हम 2 को रिसीव करेंगे, तो विंडो आगे मूव कर जाएगी 3 के ऊपर। अब आखिर में 4 के ऊपर मूव कर जाएगी, तो 4 आप रिसीव कर सकते हो। तो अगर ये थोड़ा-सा डिले अगर ना होता, ये 2, 3, 4 में से 4 थोड़ा-सा आगे होता, 2, 3 थोड़ा-सा पीछे आते हैं, तो फिर क्या होता कि सारे के सारे पैकेट आपके ज़ाया हो जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि विंडो का साइज़ रिसीवर साइड पे खाली 1 पैकेट के इक्वल है यहाँ पे, तो इसलिए आपको एग्ज़ैक्टली इंश्योर करना है कि ये वाला पैकेट पहले पहुँचे, उसके बाद वाला थोड़ा उसके बाद आए, मामूली से डिले के बाद आए यहाँ पे। तो ये आपके पास यहाँ पे गो बैक एन वाला प्रोटोकॉल था यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे समराइज़ करें, तो हम एक सिनेरियो यहाँ पे बनाते हैं कि सपोज़ करो कि यहाँ पे पैकेट 2 आपका लॉस्ट में था, तो आपका रिसीवर क्या करेगा, दोनों केसेस के अंदर 0 पैकेट 0 और 1 तो रिसीव हो जाएँगे, चाहे गो बैक एन हो या आपके पास सिलेक्टिव रिपीट हो। उसके बाद फिर क्या होगा, सेंडर वाली विंडो क्या करेगी, वो आपकी राइट पे मूव कर देगी 2 स्टेप्स। तो चाहे गो बैक एन हो या सिलेक्टिव रिपीट हो, आपकी विंडो ने यहाँ से लेके 6 पे आ जाना है। तो ये स्टेप्स आपके पास कॉमन है यहाँ पे दोनों के अंदर। तो उसके बाद क्या होगा, सिलेक्टिव रिपीट में क्या होगा, पैकेट 3 और 4 को बफर कर लेगा यहाँ पे, टेम्परेरीली स्टोर कर लेगा। और जब टाइम आउट होगा, तो पैकेट 2 रीट्रांसमिट होगा बाद में, और उसके बाद वो 3 और 4 को भी रिसीव स्टेट में ले जाएगा। फिर सबके सब पैकेट्स एक्नॉलेज भी हो जाएँगे यहाँ पे एक तरह से। गो बैक एन में क्या होगा, 3 और 4 को रिसीव ही नहीं करेगा, क्योंकि गो बैक एन में क्या होता है, आपकी विंडो का साइज़ यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं रिसीवर की विंडो का साइज़ यहाँ पे 1 है। तो वो 3 और 4 को रिसीव ही नहीं करेगा, और एक्नॉलेज कर देगा 1 को, और जब टाइम आउट होगा, तो वो 2, 3, 4, 5, 6 सबको रीट्रांसमिट करेगा यहाँ पे। तो ये दोनों के अंदर फ़र्क है यहाँ पे बिहेवियर का। अच्छा, अब अगर अज़्यूम करो कि पैकेट 0 लॉस्ट में है, तो अब आप लोग क्या कहते हो, जब पैकेट 0 लॉस्ट में होगा, तो ये पहला पैकेट है यहाँ पर, तो क्या होगा, दोनों के अंदर कोई कॉमन स्टेप्स नहीं है, और दोनों का टोटली डिफरेंट बिहेवियर होगा यहाँ पे। सिलेक्टिव रिपीट में क्या होगा कि 0 तो नहीं आया, लेकिन 1, 2, 3, 4 आपके पास यहाँ आ गए हैं। अच्छा, अब इस केस में क्या है, सिलेक्टिव रिपीट का मतलब है कि आपके यहाँ पे रिसीवर की विंडो का साइज़ भी बड़ा होगा। तो हम अज़्यूम कर रहे हैं कि ये सेंडर की विंडो की इक्वल है यहाँ पे। तो इसकी विंडो का साइज़ यहाँ पे सिलेक्टिव रिपीट के लिए हम कह रहे हैं कि आपके पास 5 है। तो इसलिए ये क्या कर लेगा, ये आपके यहाँ पे ये बाकी चारों को यहाँ पे बफर कर लेगा,
और इनको एक्नॉलेज भी कर देगा। तो उसने बफर कर लिया और एक्नॉलेज भी कर दिया, और टाइम आउट के बाद खाली पैकेट 0 आपका रीट्रांसमिट होगा। तो जब ये आपके पास रिसीव हो जाएगा तो पैकेट 1 से 4 वाले जो थे बफर हुए हुए थे वो रिसीव स्टेट में आ जाएंगे, और सारे के सारे पैकेट्स एक्नॉलेज भी हो जाएंगे, और ये रिसीवर विंडो उठ के आपकी आगे मूव कर जाएगी। लेकिन इसके इन कंट्रास्ट गो बैक एंड में क्या होगा कि वो 1 2 3 4 किसी को रिसीव नहीं करेगा, और इनको एक्नॉलेज भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक भी पैकेट नहीं पड़ा हुआ इसके पास रिसीव में, तो कुछ भी एक्नॉलेजमेंट भी सेंड नहीं करेगा। और जब टाइम आउट होगा तो सारी की सारी चीजें रीट्रांसमिट होंगी, तो उसके बाद वो उसको एक्नॉलेज करेगा, उसके बाद दोनों की यहाँ पे विंडोज राइट पे मूव करेंगी। तो पैकेट 0 के केस में आपके पास ये डिफरेंस है यहाँ पे, 2 और 0 के अंदर आपके पास एक्नॉलेजमेंट करने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो गो बैक एंड में आप कुछ एक्नॉलेज नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम फिर देखते हैं थर्ड एक सिनेरियो यहाँ पे देखते हैं कि सपोज करो मैंने यहाँ पे 3 पैकेट्स ट्रांसमिट किए, लेकिन जब उनकी एक्नॉलेजमेंट जा रही है तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 2 एक्नॉलेजमेंट डिलीट कर दिए। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 पैकेट्स बनाए, अब तीनों मैं रिसीव करा दूंगा यहाँ पे। लेकिन अब मैंने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट्स को मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे, तो मैं 0 वाली भी डिलीट कर दी, 1 वाली भी डिलीट कर दी। अच्छा, अभी सिलेक्टिव रिपीट को हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब जब ये 2 यहाँ पे पहुंचेगा तो हाली वो क्या करेगा, हाली वो 2 को एक्नॉलेज करेगा। तो आप देख सकते हो हाली उसने 2 को यहाँ पे अपडेट किए और 0 1 को अपडेट नहीं किया यहाँ पर, इसलिए विंडो भी इसकी राइट की साइड पे मूव नहीं कर सकी, क्योंकि आपके पास 0 नहीं आया ना 1 आया यहाँ पे, तो विंडो राइट पे मूव नहीं कर सकी। तो इस केस में अब ये क्या होगा, यहाँ पे अब टाइम आउट होगा, तो ये क्या करेगा, 0 1 को दोनों को यहाँ पर रीट्रांसमिट करेगा इस केस में। तो ये यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है कि जो आपके पास गो बैक एन होता है वो इस तरह से बिहेव नहीं करता है। यहाँ पे अगर आपके पास हो तो देखो दोनों से री ट्रांसमिट कर दिया, हालांकि मौजूद हैं रिसीवर के पास, तो दोबारा आपके पास डुप्लीकेट्स आए यहाँ पे, और डुप्लीकेट्स को दोबारा से एक्नॉलेज कर दिया यहाँ पे। लेकिन अगर इन कंट्रास्ट यही काम अगर हम गो बैक एन के साथ करें यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे 3 पैकेट्स बनाऊं, तीनों को रिसीव कराऊं, लेकिन पहली 2 एक्नॉलेजमेंट्स अगर मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, वो खाली यहाँ पे 2 भी अगर मिल जाती है, तो कोई यहाँ पे इस केस में टोटली डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा अगर खाली 2 वाली रिसीव करवाते हैं यहाँ पे। तो देखो उसने तीनों को एक्नॉलेज कर लिया इस केस में, और विंडो आपकी आगे मूव कर गई है। तो इस केस में ये सिनेरियो में बेहतर परफॉर्म कर रहा है गो बैक एंड, कि आपको 2 पैकेट्स री ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं है, उसने बड़े आराम से आपकी विंडो को आगे स्लाइड कर दिया है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या समराइज कर सकते हैं, हम समराइज यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास 0 1 एक्नॉलेजमेंट हम अगर डिलीट कर दें, तो रिसीवर साइड पे 0 1 2 रिसीव तो हो जाएंगे दोनों केसेस में। सिलेक्टिव रिपीट में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे 2 जो होगा एक्नॉलेज रिसीव हो जाएगा, और 0 1 दोबारा रीट्रांसमिट होंगे, उसके बाद विंडो स्लाइड करेगी राइट की साइड पे। लेकिन गो बैक एंड में क्या होगा, सबके सब एक्नॉलेज हो जाएंगे, हालांकि खाली 2 मिले इनको, और विंडो आपकी स्लाइड कर जाएगी राइट पे। तो इसका मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट जो हमने कल कॉन्सेप्ट देखा था वो एसआर के अंदर काम नहीं करता। तो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट्स खाली गो बैक एन के अंदर काम करती हैं, एसआर में नहीं करती हैं। एसआर में आपने इंडिविजुअली इनको एक्नॉलेज करना है यहाँ पे, तो इसलिए इसको हम सिलेक्टिव रिपीट करते हैं। तो सिलेक्टिवली आपने एक्नॉलेज भी करना है सबको अलग अलग, तो क्यूमुलेटिवली हम इनको एक्नॉलेज नहीं कर सकते यहाँ पे। ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे इसकी। तो ये बेसिकली इन दोनों प्रोटोकॉल्स पे ये बड़ा मेन ये फर्क यहाँ पे ये है। तो अगर इनको हम समराइज करें तो कह सकते हैं कि इसके अंदर गो बैक एन के अंदर आपकी रिसीविंग विंडो का साइज 1 होता है, लेकिन आपके पास सिलेक्टिव रिपीट के अंदर आपकी रिसीविंग विंडो का साइज यहाँ पे ज्यादा होता है, बड़ा होता है, सेंडर विंडो के इक्वली होता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये यहाँ पे फर्क है इसके अंदर। गो बैक एन के अंदर आपके पास क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं, सिलेक्टिव रिपीट के अंदर ये नहीं होती। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों को कंपेयर करूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि गो बैक एन के अंदर रिसीवर विंडो हमेशा यहाँ पे 1 की इक्वल होती है, और ट्रांसमीटर विंडो कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे n की इक्वल होती है। तो सिलेक्टिव रिपीट के अंदर क्या होगा आपका, हम कहते हैं कि रिसीवर विंडो और ट्रांसमीटर विंडो दोनों आपकी यहाँ पर n की इक्वल हो सकती है। तो इसमें 1 वाली कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि आपके पास सिलेक्टिव रिपीट के अंदर ये आपके आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स भी बफर कर लेगा, उनको ज़ाया नहीं करेगा, लेकिन गो बैक एन के अंदर उनको ज़ाया करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रिसीविंग विंडो का साइज खाली 1 है यहाँ पे, तो उसको स्ट्रिक्टली ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे गो बैक एन की सक्सेस कब है, जब स्ट्रिक्टली ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा, तब आपके पास रीट्रांसमिशंस बहुत कम होंगी।
तो एसआर के लिए हम लिखते हैं कि यहाँ पे डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर, क्योंकि आपके पास वो यहाँ पे बफर तो कर रहा है, उसको जाहिर नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो कोई बड़ा यहाँ पे मसला नहीं होगा, खाली जो पैकेट मिस हुआ है वो यहाँ पे रिट्रांसमिट होगा। और उसके बाद हम कहते हैं कि इसके अंदर गो बैक एन जो है आपका, ये बर्स्ट नॉइस के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा आपका। तो क्योंकि ये अज्यूम करते हैं आपका गो बैक एन कि अगर पैकेट 1 आपका लॉस में है, तो मोस्ट प्रॉब्ली पैकेट 2 भी आपका लॉस में होगा। लेकिन जो एसआर है आपके पास, सिलेक्टिव रिपीट है, वो रैंडम नॉइस अज्यूम कर रहा है यहाँ पे। तो वो कहता है कि आउट ऑफ नोवेयर पैकेट 3 आपका लॉस में आ सकता है। तो वो इन सिनेरियोज के लिए बड़ा बेहतर परफॉर्म करेगा एसआर आपका रैंडम नॉइस के लिए। बर्ड्स के लिए गो बैक एन बेहतर परफॉर्म करेगा, और एसआर रैंडम के लिए एसआर बेहतर परफॉर्म करेगा। जी, ये क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? जी सर, हो गया। अच्छा, ठीक हो गया, सही। अच्छा, अज्यूम करो कि आपने अपने मोबाइल फोन के ऊपर 3G के जरिए इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हो, मोबाइल फोन को यूज करते हुए मूव भी कर रहे हो आप। तो आपको याद होगा इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर मैं देखा था, अगर आप जब मूव करते हैं तो आपके सिग्नल स्ट्रेंथ की जो कलर्स होते हैं डिफरेंट चेंज हो रहे होते हैं। तो सपोज करो कि आपके पास इस तरह का यहाँ पे पाथ बन रहा है कि आपके पास यहाँ पे कुछ पार्ट आपके पास ग्रीन आ रहा है, यहाँ पे कुछ पार्ट आपके पास येलो आ रहा है, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, और उसके बाद दोबारा येलो आ रहा है। ठीक हो गया। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर हमने यहाँ पे इस फोन के ऊपर इंटरनेट एक्सेस देनी है यहाँ पे, और फोन आपका मोबाइल फोन है, मूव कर रहा है, तो कौन सा प्रोटोकॉल बेहतर परफॉर्म करेगा, एसआर या गो बैक एन? एसआर सर। अच्छा, एसआर क्यों परफॉर्म करेगा? अच्छा सर, गो बैक सर हमारे पास मतलब रैंडमली नॉइज आ रहे हैं, मतलब किसी भी पॉइंट पे जाके वो सिग्नल स्ट्रेंथ ड्रॉप हो रही है। अच्छा, नहीं, ये जरा गौर से देखो, देखो आपका ये पाथ बन रहा है यहाँ पे, ग्रीन पहले पाथ बना, उसके बाद येलो हो गया। अब देखो येलो काफी टाइम के लिए येलो हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखो कि काफी एक पूरा एक बर्स्ट आया येलो का यहाँ पे, उसके बाद एक बर्स्ट आया ग्रीन सिग्नल का आपके पास, एक बर्स्ट आया रेड सिग्नल का यहाँ पे, यानी कि कोई सिग्नल यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो उसका क्या मतलब है कि आपके पास यहाँ पे रैंडम नॉइज आ रही है कि या बर्स्ट पे नॉइज आ रही है यहाँ पे, अगर इस पाथ को देखें हम यहाँ पर। सर बर्स्ट तो बर्स्ट में जी, बर्स्ट पे नॉइज आ रही है। तो फिर हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे मोबाइल, जो मूविंग मोबाइल के लिए तो बेहतर परफॉर्म करेगा आपका? गो बैक एन। जी, गो बैक एन बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर हम एज्यूम करें कि आपके पास, अगर मोबाइल आपका स्टेशनरी है, अगर आपका मोबाइल यहीं पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे मूव नहीं कर रहा, और यहाँ पे आपके पास ग्रीन सिग्नल आ रहे हैं, तो इस सिनेरियो में हमें कौन सा यूज करना चाहिए? जब आपका मोबाइल फोन एसआर। स्टेशनरी हो। जी जी, इस केस में एसआर होगा। तो खड़े मोबाइल का ग्राफ भी आपका चेंज होता है, लेकिन वो होता है कि एकदम से कोई रैंडम नॉइज आती है आपके पास। तो मैं कहता हूँ हो सकता है कि आपका ग्राफ ऐसा हो कि आपका वैसे नॉर्मली एक ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट लाइन चल रही हो, फिर एकदम से आपका ग्राफ क्या हो, एक डिप आ जाएगी, और उसके बाद डिप से आप बाहर निकल, एक एक कुछ सेकंड, एक आध सेकंड के लिए आपके पास कोई हैंड ओवर हो सकता है यहाँ पे, यानी कि रैंडमली आपके पास यहाँ पे किसी वक्त भी एक ग्रीन से कुछ हो जाएगा यहाँ पे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्टेशनरी फोन के लिए एसआर यूज कर रहे होंगे हम। तो मूविंग के लिए हम गो बैक एन यूज करेंगे, और स्टेशनरी के लिए एसआर यूज कर रहे होंगे इंटरनेट के ऊपर। अच्छा, कभी आप ऑब्जर्व करो कि 3G 4G और 5G की जो स्पीड्स होती हैं हमारी, वो मूविंग के लिए डिफरेंट होती है और स्टेशनरी के लिए डिफरेंट होती है। किसी ने ऑब्जर्व किए हैं ये फैक्ट्स कि अगर आप घर पे यूज कर रहे हो, मूव नहीं कर रहे, तो आपको डिफरेंट स्पीड मिलेगी नेट की, और अगर आप मूविंग पे हो तो आपकी डाउनलोड स्पीड, सब स्पीड्स आपकी चेंज हो जाएंगी। तो क्या ऐसा आपने ऑब्जर्व किया ये फिनोमेना यहाँ पे? जी सर, होता है। यस सर। जी, तो ये इसकी भी रीजन यहाँ पे, एक रीजन ये भी है कि दोनों के पीछे प्रोटोकॉल ही डिफरेंट हो जाते हैं आपके। क्योंकि अगर हम मूव करेंगे तो हमारे पास बर्स्ट नॉइज को टैकल करने के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं यहाँ पे गो बैक एंड टाइप के, कि आपके पास एकदम से सिग्नल स्ट्रेंथ खराब हो सकती है, और जब स्टेशनरी खड़े हो तो आपको पता है कि प्रीटी मच यही सिग्नल स्ट्रेंथ रहेगी, मूव चेंज नहीं होगी, जो आ रहे हैं आपके पास वैसी स्पीड आपके पास रहेगी। तो इस केस में हम सिलेक्टिवली रैंडम नॉइज को डील करते हैं यहाँ पे एसआर को यूज करके। तो इससे आपको थोड़ा सा अच्छा आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा। जी, ये टॉपिक सबको क्लियर हो गया यहाँ पे कि बेसिकली विंडोज का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। तो आपके पास दोनों साइड पे विंडोज होती हैं, तो बेसिकली ये सपोर्ट करती हैं कि एक वक्त में आप मल्टीपल पैकेट्स को ट्रांसमिट कर दो, हालांकि एक्नॉलेज नहीं हुए हुए। तो अगर हमने विंडो साइज रिसीवर साइड का बड़ा किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, जो आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स होंगे उनको बफर कर लेगा,
लेकिन अगर मैं रिसीवर साइड की विंडोज छोटी करके 1 की बना दूं तो ये गो बैक एन टाइप की चीज बन जाएगी। आपके वो क्या करेगा, ये इन पैकेट्स को वो स्टोर नहीं करेगा, हालांकि वो रिसीव हो भी रहे होंगे, क्योंकि इसकी विंडो साइज यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे विंडो साइज के हिसाब से। तो बेसिकली गो बैक एंड और यहाँ पे सिलेक्टिव रिपीट में जो मेन फर्क है यहाँ पे, वो बेसिकली इस विंडो साइजेस का फर्क है यहाँ पे, कि गो बैक एंड के अंदर रिसीवर विंडो आपकी 1 होती है, तो इसको एग्जैक्टली वही वाला इन ऑर्डर चाहिए तो वो उसको स्टोर करेगा, वरना बाकियों को वो डिस्कार्ड करके एक्नॉलेज कर देगा। जी, ये वाला टॉपिक किसी को कंफ्यूजन है तो बता दें आप लोग। नो सर। अच्छा ठीक हो गया सही। अच्छा अब हम एक थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम जाके थोड़ा सा ना HTML प्रोटोकॉल को दोबारा से देखने लगे हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइम हमारे पास बच के। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम HTML को देखा था यहाँ पे, और हमने इस तरह के टैग्स यूज किए थे H1 आगे हेलो H1 दोबारा से क्लोज किया था। अच्छा अब देखो इसके अंदर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि हम यहाँ पे क्या जब ये टैग यूज करते हैं हम HTML के अंदर, तो इसका मतलब है कि आप नंबर 1 हेडिंग की यानी सबसे बड़ी हेडिंग की बात कर रहे हो, कि सबसे बड़ी हेडिंग बना दो यहाँ पे, उसके अंदर हेलो लिख दो यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, कि इसमें आपको ये नहीं पता कि इस हेडिंग के स्पेक्स क्या हैं, कि अगर हम सबसे बड़ी हेडिंग यूज करें तो सबसे बड़ी हेडिंग का फॉन्ट साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, साइज क्या होगा, सब कुछ क्या होंगे, वो हमें नहीं पता यहाँ पे, वो डिफाइन हमने नहीं किया हुआ। तो फिर क्या होता है कि आपके जो ब्राउजर होते हैं वो कोई अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज को चेंज कर रहा होता है यहाँ पे। तो ये एक मसला था यहाँ पे कि यूनिफॉर्म काम नहीं हो रहा होता। तो अगर H1 मैंने यहाँ पे यूज किया तो आपके कंप्यूटर पे कुछ और हो सकता है H1 की परफॉर्मेंस, अगर मेरे कंप्यूटर पे होगा तो कुछ और डिस्प्ले हो रहा होगा H1। तो वो हमारे ब्राउजर पे डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे एनालॉजी अगर इसकी देखें यहाँ पे, तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर कभी यहाँ पे चेक करें, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर मैं कोई हेडिंग बनाता हूँ, सपोज करो अगर मैंने ये हेलो को मैंने हेडिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं हेलो को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे हेडिंग 1 को क्लिक कर दूंगा, तो देखो ये आपके पास यहाँ पे ये हेडिंग बन जाएगी 1। लेकिन अब इस वाले की जो स्पेक्स है यहाँ पे, कि हेडिंग 1 की साइज फॉन्ट क्या होते हैं, वो यहाँ पे डिफाइन हुए हैं ऊपर स्टाइल्स के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टाइल्स का वर्ड यूज किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके मॉडिफाई करूंगा, तो जाके मैं स्टाइल्स को मॉडिफाई कर लूँ यहाँ पे मैनुअली खुद से, अगर मैं उसको बड़ा कर लूँ, तो फिर क्या हुआ करेगा कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां भी हेडिंग 1 थी पहले, वो सबके स्टाइल्स अपडेट हो जाएंगे। तो अगर मैं सपोज करूँ नीचे भी मैंने एक हेडिंग 1 दी हुई थी यहाँ पे, कि दिस इज अनदर हेडिंग 1, तो अगर मैंने इसको भी यहाँ पे एक हेडिंग 1 बनाया हुआ था, तो ये भी खुद बहुत अपडेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे चीज होती है कि अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ यहाँ पे दोबारा से, और मैं इसका कलर चेंज करता हूँ यहाँ पर, तो सारी हेडिंग 1 चेंज हो जाती है यहाँ पे। तो उसको हम कहते हैं कि स्टाइल्स चेंज करना। तो यही प्रॉब्लम हमारे पास HTML के अंदर भी ये प्रॉब्लम आती है आपके पास, कि इसके अंदर कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स भी एक होने चाहिए हमारे पास, यानी कोई स्टाइल वाली इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसको ठीक करने के लिए हम स्टाइल की सीट्स बनाते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं CSS यूज करना। तो इसका मतलब कि अगर हम HTML पेज के साथ CSS भी यूज करेंगे, तो इसको हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स। तो आप स्टाइल की इंफॉर्मेशन भी ऐड कर रहे होते हो उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या चीजें आ सकती हैं आपके पास, कि जिस तरह की आपके पास डिफरेंट टाइप की हेडिंग्स हैं, टैग्स हैं, तो उनका कलर कैसा होगा, साइज कैसा होगा, उनके मार्जिन कैसे होंगे, उनकी विजिबिलिटी कैसे होगी, तो ये सब चीजें आती हैं। अच्छा ये एक एग्जांपल है CSS फाइल के एक रूल की। अच्छा यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बॉडी का वर्ड यूज किया हुआ है। इसका मतलब है कि जब भी हम बॉडी का टैग यूज करते हैं, और बॉडी के टैग के बाद मैं कुछ भी अगर लिखता हूँ कि हेलो, तो उसका फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट क्या होगा, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, कि बॉडी के टैग में जो भी लिखा होगा आपने, तो उसका कलर ब्लैक होना चाहिए फॉन्ट का, बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए, मार्जिन आप 8 पिक्सल के छोड़ोगे, और उसकी जो फॉन्ट फैमिली होगी वो इस ऑर्डर में होगी कि टहोमा प्रीफर करो, अगर टहोमा इंस्टॉल नहीं हुआ तो एरियल यूज कर लो, अगर एरियल भी अवेलेबल नहीं तो सैंस सेरिफ यूज कर लो। तो इस ऑर्डर के अंदर आपने प्रीफर करना है इनके फॉन्ट्स को, यानी कि आपके पास फर्स्ट वाले फॉन्ट चल रहा होगा मोस्ट प्रॉब्लम, इनके अवेलेबल होता है हर एक के ऊपर। फिर इसी तरह के मैं एक और एग्जांपल देखूँ यहाँ पे, अगर मैं यूं डिफाइन करता हूँ H1 को यहाँ पे लिखकर, और फिर मैं कर्ली ब्रैकेट्स बना के लिखता हूँ कलर आगे रेड लिखता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये मेरी जहां जहां मैंने H1 डिफाइन किया हुआ है, तो वो इसको वो रेड कलर में प्रेजेंट किया करेगा।
तो इस कोड का ये इफेक्ट आएगा कि हर जगह पे हेडिंग 1 का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, वो रेड कलर में हुआ करेगी हेडिंग हमारे पास। तो इसी तरह अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ लिंक्स जो मैं बनाता हूँ यहाँ पे हाइपर लिंक्स ऐड करता हूँ, तो मैं इनको भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे कि अगर हाइपर लिंक का कलर क्या होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ यहाँ पर, अगर मैं ए विजिटेड का टैग यहाँ पे यूज करता हूँ और यहाँ पे ग्रीन लिखता हूँ, तो ये क्या करेगा कि जो हाइपर लिंक मैंने क्लिक एक दफा कर लिया हुआ है तो वो ग्रीन हो जाया करेगा। और उससे पहले क्या लिखता हूँ यहाँ पे ए लिंक का टैग यूज करता हूँ तो कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट पहले ब्लू कलर हुआ करेगा, तो बाय डिफॉल्ट आपके सारे लिंक्स ब्लू होंगे। लेकिन जब एक दफा आप क्लिक कर लोगे इसको, तो फिर नेक्स्ट टाइम ये ग्रीन कलर का नजर आया करेगा आपको। तो ये मैंने यहाँ पे CSS के अंदर ये 2 लाइंस में डिफाइन कर दिया है कि पहले लिंक्स आपके ब्लू हुआ करेंगे, जब क्लिक करोगे तो ग्रीन हो जाया करेंगे। तो इसी तरह ऊपर मैंने क्या डिफाइन किया हुआ है कि जब मैं माउस रखता हूँ किसी चीज के ऊपर, तो एक आगे पर टूल टिप बनी हुई आती है जो कि एक हवा में फ्लोट कर रहा होता है बैलून। तो क्या इस बैलून टिप जो होती है हमारे पास येलो कलर की होती है, तो येलो कलर के अंदर कुछ लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पे हमें डिफाइन किया उसका कलर क्या होगा, येलो होना चाहिए। तो इस तरह के सारे स्टाइल्स जो होते हैं हम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी ये HTML की कंटेंट के लिए। इसी तरह कलर्स को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम RGB के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को भी यूज कर सकते हैं। उसके सपोज करो यहाँ पे आपने पहले तो यूज किया हुआ कि H1 यहाँ पे कलर रेड लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने कलर रेड नहीं यूज करना, आप चाहते हो कि थोड़ा सा रेड हो, थोड़ा सा ग्रीन हो और या ब्लू इसमें बिल्कुल भी ना हो, तो हम इनका कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सपोज करो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर इस फॉर्मेट में इसको लिखते हैं कि यहाँ पे आप एक हैश बनाओगे यहाँ पे, उसके बाद जो अगले 2 हेक्स के बाइट्स होंगे ये बेसिकली आर के लिए यूज करोगे, फिर अगले 2 ग्रीन के लिए यूज करोगे, अगले 2 आप ब्लू के लिए यूज करोगे। तो ये हेक्स पे हम नंबर्स इनके लिखते हैं। अच्छा सपोज करो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ FF और यहाँ पे लिखता हूँ 0000, तो बता सकते हो ये कौन से कलर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? रेड। जी रेड को रिप्रेजेंट कर रहा, एग्जैक्टली रेड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको 00 कर दूं और मैं यहाँ पे आखिरी वाले को FF कर दूं, तो अब ये कौन सा कलर बन जाएगा? ब्लू। ये ब्लू बन जाएगा बिल्कुल। और अगर मैं सारे F कर दूं यहाँ पे FFFFFF, तो फिर कौन सा कलर बनना चाहिए? वाइट। जी वाइट बन जाएगा। और अगर मैं सारे 0 कर दूं तो मेरे पास ब्लैक बन जाएगा। तो इस तरह से ये चीज बिल्कुल ऐसे ही काम कर रही होती है। तो हम कोई भी अपनी मर्जी का कलर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हैश का सिंबल लगा के आगे हेक्स में कोड दे दें इसका। तो इसी तरह उसके बाद आप यहाँ पे मार्जिन को डिफाइन कर सकते हो कि आपके पास लेफ्ट से कितना यहाँ पे स्पेस छोड़नी है, आपकी बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर कितनी स्पेस के बाद होगा, लेफ्ट राइट सारी पैडिंग आप डिफाइन कर सकते हो इसके अंदर। तो हर चीज की हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं CSS के अंदर। अच्छा अब हम करने देंगे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं यहाँ पे। अब हम काम करेंगे अपने पुराने वेब पेज को उठाकर, उसको हम इसकी एक CSS फाइल बनाएंगे यहाँ पे और फिर देखते हैं कितना फर्क पड़ता है उसकी यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वही पुराने जो वेब पेजेस हम बना चुके हैं पहले, हम उसी के ऊपर दोबारा उसको एक्सेस करते हैं यहाँ पर और फिर देखते हैं कि स्टाइल शीट्स बनाने का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। अच्छा पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने CSS की फाइल बनाई हुई है, पहले मैं उसको रीनेम करके खत्म कर देता हूँ ताकि ये इसके पास एक्सेस ना हो। तो मैंने इसको .c कर दिया ताकि इसकी एक्सेस ना हो। अच्छा अब मैं पहले बाय डिफॉल्ट में पहले मैं खोलता हूँ यहाँ पे a.html यहाँ पे। तो पहले हमारे पास इस तरह से एक पेज आता है कि आपके पास यहाँ पे ब्लैक कलर की यहाँ पे हेडिंग आ रही है और आखिर में यहाँ पे बाय लिखा हुआ है। अच्छा अब मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे मैं CSS फाइल को यहाँ पे वापस लेकर आता हूँ और फिर मैं देखता हूँ इस पेज के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है। अब मैं CSS की फाइल यहाँ पे वापस ले आया हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो देखो इसके सारे स्टाइल चेंज हो गए यहाँ पे कि आपकी ऊपर वाली हेडिंग देखो रेड में आके नीचे अंडरलाइन भी कर रहा है उसको, और देखो इसका फॉन्ट चेंज हो गया है बॉडी वाले पार्ट का यहाँ पे, और आखिरी वाला आपके बाय का भी कलर चेंज हो गया हुआ है। तो ये किस तरह से किया हमने, HTML फाइल को मॉडिफाई नहीं किया, हमने खाली एक CSS फाइल बना दी यहाँ पे। अब मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे इस फाइल को, तो ये भी आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगी यहाँ पे। तो नोटपैड में हम ओपन कर सकते हैं, तो ऐसा करता हूँ इसको मैं नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। तो बेसिकली ये फाइल भी हम नोटपैड में ही बनाया करेंगे। अच्छा अब जरा इसमें चेक करो, पहले मैंने यहाँ पे बॉडी को डिफाइन किया हो, तो बॉडी में मैं कह रहा हूँ कि इसका जो फॉन्ट होगा टोहोमा होना चाहिए। तो उसने एरियल की जगह, इसने टाइम्स की जगह यहाँ पे टोहोमा कर दिया है, फॉन्ट साइज 13 पिक्सल कर दिया है, कलर ब्लैक कर दिया और मार्जिन 8 पिक्सल कर दिया यहाँ पे। फिर मैं
हेडिंग 1 को चेक करता हूँ, उसने कहा फॉन्ट साइज 19 पिक्सल कर दो, यहाँ पे कलर इसका रेड कर दो, मार्जिन टॉप के ऊपर 0 पिक्सल्स कर दो यहाँ पे इस, और बाकी बॉटम और बाकी सारे मार्जिन मैंने यहाँ पे बता दिए। फिर मैंने हेडिंग 2 के साथ मैंने क्या किया, 0000 FF कलर कर दिया इसका। तो ये क्या कलर बनेगा, यहाँ पे रेड वाला 0 है, ग्रीन भी 0 है इसका, ब्लू इसका FF यानी कि 255 है। तो मेरे पास ब्लू कलर इसका बन जाएगा यहाँ पर। तो अब अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे इसकी पहले वाली परफॉर्मेंस को उसकी बाद वाली को, तो ये पहले आपके पास पेज ऐसा था यहाँ पे, और उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे आपके पास ये पेज चेंज होके ऐसा हो गया कि ये फॉन्ट चेंज हो गया आपका, आपके पास इक्वल बिट का फॉन्ट आ गया, आपकी हेडिंग 1 चेंज हो गई यहाँ पे, और आपके यहाँ पे ये वाली हेडिंग भी आपकी चेंज हो गई है। तो हर एक को हमने अलग अलग यहाँ पे डिफाइन किया, तो वैसे इसके स्टाइल्स अपडेट हो गए यहाँ पे खुद ब खुद से। तो अगर आपने किसी वेब पेज के स्टाइल्स को चेंज करना होगा तो हमने खाली CSS फाइल को मॉडिफाई करना है, तो आप सारे के सारों के कलर्स को चेंज कर सकते हो ऑटोमेटिकली। तो ये हमें यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा है CSS का। और CSS फाइल को हमें लिंक कैसे करना है, हमने खाली HTML कोड के अंदर हमने ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐड करना है। हमने HTML फाइल के अंदर खाली एक लाइन ऐड करनी है हमने। तो इसके अंदर हम बता रहे हैं कि हमारे CSS की फाइल का नाम ये होगा mystyles.css, और इसको लिंक वाली कमांड यहाँ पे यूज करो, लिंक रिलेशनशिप इज इक्वल टू स्टाइल शीट, यहाँ पे आगे बता दो टेक्स्ट CSS की फाइल है यहाँ पे। तो एक अलग से हमने फाइल बना दी और उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन डाल दी। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मैंने यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। तो मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखो हेड के बाद मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ मैंने हेड के बाद लिखा हुआ है लिंक कर दिए अपनी CSS फाइल के साथ। तो ये छोटी सी मैंने यहाँ पे कमांड यूज की है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से लिखा है, लेकिन स्लाइड्स में मैंने डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक दफा इस चीज को भी हम यहाँ पे क्लेरिफाई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैंने आखिर में जाके यहाँ पे स्लैश लगा दिया है। तो अगर आपके पास टैग इसके एक टैग के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखने की जरूरत ना हो, तो आप यहाँ पे लिख कर भी इसको क्लोज कर सकते हो। तो अगर आप ये चीज यूज करोगे तो आपको भी ये स्लैश लिंक लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये खाली उस केस में होगा जब आपके पास इस टैग के अंदर ही सब इन्फॉर्मेशन अगर आप दे सकते हो, पास ऑन कर सकते हो, उससे अगर आपका काम चल रहा है तो आप ये काम कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे अलग से स्लैश लिंक लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम प्रीफर करते हैं कि हम ये वाला काम ही करें कि हम इसको प्रॉपर्ली क्लोज करें ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये जो तरीका है थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग तरीका है, तो हम प्रॉपर्ली इसको ये नहीं यूज करेंगे यहाँ पर, हम बजाय लिंक को क्लोज कर देंगे प्रॉपर्ली जिस हम पहले करते आ रहे हैं। तो हम ये वाला सिंटेक्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जी, ये क्लियर हो गया सबको? सर हम एक्सटर्नली ऐड करने की बजाय सर HTML कोड के अंदर ही तो वो लिख सकते हैं, स्टाइल की वो दे के एडिंग तो लिख सकते हैं सर। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है। हम क्या करते हैं कि अगर हमने हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, देखो हमारे पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज काम करेंगी पेजेस के ऊपर, कि आपके पास यहाँ पे HTML अलग से काम कर रहा है, CSS अलग से काम कर रहा है, जावास्क्रिप्ट अलग से काम कर रहा है। हम जावा के ऊपर दोबारा अब आते हैं यहाँ पे। अगर हम तीनों चीजों को मिक्स करते हैं, एक ही फाइल में अगर डाल दें, तो अगर आपने काम CSS के साथ करना है तो आपके साथ वो फाइल के एक ही फाइल के ऊपर चीजें सर्च करना काफी हेक्टिक काम होता है। तो हम चाहते हैं जावास्क्रिप्ट को अलग रखो, अलग फाइल के अंदर, CSS को अलग फाइल में रखो, HTML कोड अलग रखो, ताकि जो चीज आपने मॉडिफाई करनी है खाली उसको आप टेम्पर करो, बाकी कंटेंट को खराब ना करो। ताकि अगर हम हर चीज को मिक्स कर देंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है वो, और एक चीज खराब करने से बाकी चीजें भी आपकी कई दफा फेल हो जाती हैं यहाँ पे। तो तीनों को अलग अलग रखोगे तो आपको पता है जावास्क्रिप्ट अगर आपने खराब किया है तो खाली उसी फाइल को खराब किया आपने, तो बाकी HTML की फाइल को आपने करप्ट नहीं किया होगा। अगर CSS आपके सही नहीं काम कर रहा, फॉन्ट खराब हो रहे हैं, तो आपको पता है खाली CSS फाइल आपने डिलीट करनी है, चेंज करनी है। तो HTML को आप हाथ नहीं लगाते बार बार अननेसेसरी यहाँ पे। तो हम इनको अलग अलग यहाँ पे रख रहे हैं, तो इसको ताकि इनको अलग अलग उनको मेंटेन करना आसान हो यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपने स्टाइलिंग अपडेट करवानी है तो आप खाली CSS की फाइल दोगे किसी बंदे को, इसको चेंज कर लो अपने हिसाब से, तो आपको फिर HTML की फाइल देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इनको अलग अलग यहाँ पे रखें, इनको मिक्स ना करें। जी, क्लियर हुआ आपको? यस सर। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के ऊपर, कि अभी तक जो हमारे पेजेस बन रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर को हमने उस तरह की कोई इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग नहीं की इसके ऊपर। हमने खाली कंटेंट लिख लिया यहाँ पे, टेक्स्ट वगैरह ऐड कर लिया, हमने पिक्चर्स ऐड कर ली, हाइपरलिंक ऐड कर लिए, लेकिन हमने कोई प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं की इसके ऊपर।
तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। जावास्क्रिप्ट बेसिकली जावा ही की एक फॉर्मेट, एक टाइप है यहाँ पे, ऑलमोस्ट वही सिंटैक्स है। और सी शार्प भी है, वो भी तकरीबन जावा की तरह ही लिखते हैं। तो इन सब की सिंटैक्स में कोई बड़ा फर्क नहीं है, चाहे सी लैंग्वेज हो, सी हैश हो या जावास्क्रिप्ट हो, ऑलमोस्ट वही सिंटैक्स है इनका, खूब ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जांपल करते हैं यहाँ पे कि हम एक कोड डॉट जेएस की फाइल बनाते हैं यहाँ पे। तो इस डॉट जेएस की फाइल के अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट हुआ करेगा। डॉट सीएसएस की फाइल के अंदर हमारे पास स्टाइल की इंफॉर्मेशन होगी। डॉट एचटीएम के अंदर या डॉट एचटीएमएल के अंदर, या दोनों होते हैं हमारे पास, डॉट एचटीएमएल भी होता है हमारे पास, दोनों के हमारे पास मेन वेब पेज का फॉर्मेट होगा। अच्छा, अब कोड डॉट जेएस को हम देखते हैं यहाँ पे। तो हमने इसके अंदर फर्स्ट यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन सम, और इसके दो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं ए और बी। और फिर हम कर क्या रहे हैं, हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी को रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली क्या करेगा फंक्शन, दो नंबर्स को ये सिंपल एड अप करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है यहाँ पे। फिर एक नेक्स्ट फंक्शन को हम देखते हैं यहाँ पे, इसका नाम है हमारे पास एस एम, और ये कुछ भी पैरामीटर नहीं लेता है यहाँ पे, खाली आपने एस एम कॉल करना है यहाँ पे। और इसका रिएक्शन क्या होगा, ये एक अलर्ट जनरेट करेगा। अच्छा, अलर्ट का मतलब क्या होता है, आपके पास ब्राउजर के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे हाई लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे एक ओके का बटन बना हुआ आ जाएगा। तो आपकी वेब पेज के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, एक मैसेज बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, उसमें हाई लिखा होगा, एक ओके का बटन होगा साथ। तो ये अलर्ट की कमांड ये काम करती है यहाँ पे। अच्छा, ये फंक्शन दोनों हमने डिफाइन कर लिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब नीचे देखो, एक नीचे कुछ कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये कौन सा कोड होगा आपका, ये होगा मेन लूप वाला कोड आपका। ये बेसिकली आपका मेन फंक्शन है। तो जो कोड आपका किसी फंक्शन में नहीं लिखा हुआ, आपने जो फंक्शन से बाहर लिखा हुआ कोड, ये बेसिकली आपका मेन फंक्शन का कोड यहाँ बन जाता है। तो इसका मतलब ये वो लाइन है जो आपकी खुद ब खुद रन करेगी जब भी हम ये पेज को लोड किया करेंगे हमने। अच्छा, अब जरा इस कोड को यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहा है, अलर्ट जनरेट कर रहा है पहले की तरह। आगे हमने लिखा हुआ है 1 + 2 = 2। इसका मतलब है कि आपके पास बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, इस पे लिखा होगा 1 + 2 = 2। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये एक फॉर्मेट यूज हुआ डॉलर का, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का। अच्छा, डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब होता है, खास मतलब होता है इसका। इसका मतलब है कि डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स जब हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसका मतलब है इसके अंदर जो चीज लिखी हुई है उसको एवेल्युएट करो और उसकी वैल्यू को प्रिंट करना आपने। तो जहाँ पे डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी, तो उसके अंदर हमने देखना होगा कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है हमने, और उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट करना है। तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सम और 1 और 2 पास कर रहे हो आप। तो अगर हम सम 1 और 2 पास करेंगे फंक्शन को यहाँ पर, तो रिटर्न वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 3 आएगी यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। तो आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, 1 + 2 = 3 यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। और आगे आपके पास यहाँ पे कमेंट है ये, तो इस कमेंट को आप इग्नोर भी कर सकते हो यहाँ पे, कमेंटिंग की पे यहाँ पे। तो ये आपके पास यहाँ पे कोड डॉट जेएस के अंदर हमने दो फंक्शन डिफाइन किए हैं, और एक हमने मेन वाला कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने लास्ट टाइम एक फॉर्म बनाया था, इस फॉर्म में हमने टेक्स्ट बॉक्सेस और एक बटन वगैरह ऐड किया था हमने। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे उसी तरह से एक दोबारा से बटन ऐड करें, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इनपुट टाइप = बटन, यानी कि इनपुट लेने के लिए बटन एक ऐड करें, और इसके ऊपर हम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू = माई बटन हेयर, यानी कि बटन के ऊपर लिखा हुआ होगा यहाँ पर माई बटन हेयर। और जब फिर लिखा हुआ यहाँ पे ऑन क्लिक = SM। अच्छा, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इसका मतलब कि जब आप क्लिक करोगे तो आपने SM वाले फंक्शन को कॉल करना है। मैं जब बटन को प्रेस करूंगा तो क्या होगा, जावा की फाइल के अंदर ये जो फंक्शन है आपके पास SM वाला, ये कॉल हुआ करेगा, यानी कि आपके पास हाई वाला बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जावा के साथ लिंक कर दिया HTML को यहाँ पर, ये एक्सटर्नल फंक्शंस को यहाँ पे डिफाइन करके। और हम जावा की फाइल को कैसे इंकॉर्पोरेट करेंगे, हम सिंपल यूं लिखना है हमने, स्क्रिप्ट सोर्स = code.js। तो हम जब ये लाइन लिखोगे आप, तो आपने जावा की फाइल को इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने HTML की फाइल के अंदर। इसको लिखने का एक और तरीका भी है आपके पास, जो हमने अभी देखा था। क्या कर सकते हैं वो, कि अगर हम इसको यहाँ पे खत्म करते हैं खाली, और खाली हम ये स्लैश लगा दें, तो हमें स्क्रिप्ट को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। तो ये भी एक शॉर्टकट है, लेकिन अगर आप ना यूज करें तो बेटर होगा। तो इसको फिलहाल हम स्किप कर देते हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जावा की फाइल्स बनाते हैं।
तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं code.js के नाम से एक फाइल बनाता हूँ जावा की, और इसके अंदर नोटपैड में ओपन करता हूँ, तो नोटपैड में मैंने वही फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। ठीक होगा, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, अब मैं किसी पेज के अंदर जावा को मैंने लिंक करना है यहाँ पे, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक पेज की HTML फाइल ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ पे ओपन कर ली फाइल, मैंने next.html वाला फाइल ओपन की है यहाँ पे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मैंने ऊपर क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने CSS को ऐड किया हुआ है यहाँ पे, तो मैंने पेज स्टाइल डॉट CSS की फाइल यहाँ पे लिंक कर ली ताकि स्टाइलिंग अपडेट हो जाए इसकी यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हाइपर लिंक ऐड किया हुआ है हेलो देयर का, फिर मैंने यहाँ पे इमेज भी ऐड किया हुआ है इसके अंदर एक, फिर नीचे मैंने एक और हाइपर लिंक यहाँ पे ऐड किया हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद मजीद नीचे आओ तो मैंने यहाँ पे एक बटन ऐड किया हुआ है। इस पे क्या लिखा हुआ है कि इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, ऑन क्लिक में क्या करेगा, इस एसएमएल वाले फंक्शन को कॉल करेगा, बटन के ऊपर लिखा आ रहा होगा माई बटन हियर। फिर नीचे मैंने यहाँ पे जावा की फाइल भी इनकॉर्पोरेट कर ली, स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल टू कोड.js लिखकर यहाँ पे। तो ये हमारे पास काम है। अच्छा, अब मैं next.html को खोलता हूँ यहाँ पर, तो जैसे ही मैंने ओपन किया, देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ आगे है, दिस पेज सेज 1 + 2 = 3। तो ये क्या चीज अभी रन की है इसने, इसने code.js का जो मेन फंक्शन है हमारे पास, वो उसने यहाँ पे रन किया है, तो आपके पास 1 + 2 = 3 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया, मैंने क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे इमेजेस वगैरह बने हुए आ गए यहाँ पे। ऊपर देखो ये आपकी CSS फाइल ने सारा काम किया हुआ है कि यू गॉट हियर को इसने इस फॉर्मेट में यहाँ पे लाइन लगाई हुई है यहाँ पे, ये CSS की फाइल में लिखा हुआ है हमने सब कुछ। फिर अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अब तो क्लिक किया तो यहाँ पे हाई लिखा हुआ आ गया बॉक्स के अंदर आपके पास, तो लिखा हुआ है कि दिस पेज सेज हाई। तो इस तरह से हमारे पास हमने क्या किया है अभी इस वेब पेज के अंदर, हमने यहाँ पे आपके HTML टेक्नोलॉजी के साथ हमने यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट को भी और CSS को यहाँ पे लिंक कर दिया। तो इस तरह से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को हम यहाँ पे लिंक करते जाएंगे यहाँ पे, इसके बाद डेटाबेस आ जाएगा और डिफरेंट चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो हम अब ऐसा करते हैं कि सपोज करो, तो इसका मतलब कुछ टेक्नोलॉजीज हमारे पास यहाँ पर, अगर हम इनकी लिस्ट बनाएं यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजीज की यहाँ पर, तो कुछ टेक्नोलॉजीज हमारे पास क्लाइंट साइड पे रन किया करेंगी और कुछ हमारे पास सर्वर साइड पे रन करेंगी। जैसे हमने देखा आपके पास कि HTML हमारे पास जो रन कर रहा है वो हमने क्लाइंट साइड पे रन किया है। तो बेसिकली सर्वर तो आपको खाली कोड सेंड करता है और कुछ भी नहीं करता। तो ये रन कौन करता है सारा कोड, ये सर्वर में आपके क्लाइंट साइड पे क्रोम ब्राउजर रन कर रहा है। इसी तरह जो CSS की टेक्नोलॉजी ये भी आपकी क्लाइंट साइड पे काम कर रही है। फिर उसके बाद जो जावा स्क्रिप्ट की जो चीजें हमारे पास वो भी क्लाइंट साइड पे रन हो रहा होता है, सर्वर साइड पे रन नहीं हो रहा। सर्वर साइड पे क्या रन हो रहा होगा, अगर आपने कोई डेटाबेस लिंक किया हुआ है, सपोज कि मैं कोई डेटाबेस बनाता हूँ यहाँ पे SQL का, तो वो सर्वर साइड पे चल रहा होगा मेरे पास। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई और टेक्नोलॉजी यूज करता हूँ PHP वगैरह, या मैं ASP यूज करता हूँ, तो वो सर्वर साइड पे यहाँ पे रन कर रही होंगी। तो इसलिए डिपेंड करता है कि कुछ टेक्नोलॉजीज आपके क्लाइंट पे रन करती हैं, कुछ आपकी सर्वर पे रन करती हैं। अच्छा, अब एज्यूम करो कि सपोज करो हमने एक प्रोग्राम, एक एप्लीकेशन बनानी है, वो क्या करे कि आपसे वो इनपुट ले, फिर वो वेब पेज आपको बताए कि ये नंबर जो है इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अच्छा, अब इसको करने के दो तरीके हैं यहाँ पे। पहला तरीका क्या हो सकता है कि आप क्लाइंट साइड पे ही एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लो कि आपने जब बटन प्रेस किया है तो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल चेक करे कि ये जो नंबर है हमारे पास इवन है या ऑड है। तो खाली आपने क्या करना है, .js की फाइल के अंदर कोड लिखते हैं। तो इस केस में सारे का सारा प्रोग्राम आपका क्लाइंट पे रन कर रहा होगा। तो एक तो ये तरीका काम करने का। सेकंड तरीका ये कि आपने नंबर जो लिखा है यहाँ पे नंबर, आप वो सर्वर को सेंड कर दो। जब हम सर्वर को सेंड करेंगे तो सर्वर के ऊपर यूं लिखा हुआ होगा नंबर = 5। तो सर्वर ने क्या करना है, यहाँ से नंबर को एक्सट्रैक्ट करना होगा, यहाँ पे गेट लिखा हुआ आ रहा होगा, गेट समथिंग आगे नंबर = 5। फिर आपने नंबर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, फिर सर्वर ने खुद चेक करना है कि 5 इवन नंबर या ऑड नंबर है। उसके बाद सर्वर एक HTML की फाइल क्रिएट करेगा, फॉर एग्जाम्पल नंबर इज ऑड यहाँ पे, और बाकी टैग्स भी लगा लेगा यहाँ पे सारे के सारे जो कि यहाँ पे मिस कर दिए हैं मैंने यहाँ पे। और ये फिर ये कोड सेंड करेगा क्लाइंट को, फिर क्लाइंट के ऊपर लिखा हुआ होगा नंबर इज ऑड। तो एक ये तरीका भी आपके पास काम करने का। जब हम ये अप्रोच यूज करते हैं तो हम उसको कहते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, और जब हम ऊपर वाला काम करते हैं तो हम कहते हैं इसको क्लाइंट साइड की प्रोग्रामिंग करना। जी, ये क्लियर हुआ सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम सर्वर साइड पे थोड़ा सा टाइम हमारे पास है, कैसे हम यहाँ पे एक डेटाबेस टाइप वाला काम कर सकते हैं। तो सपोज करो कि हम चाहते हैं कि सर्वर साइड पे आपके पास कोई डेटाबेस वाली चीज
चल रही हो आपके पास, कोई इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करता हो अपने पास परमानेंटली। तब हम ऐसा करते हैं कि अब हम यहाँ पे सर्वर वाली अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे रन करते हैं। अच्छा, ये वही प्रोग्राम है जो हमने पहले बनाया हुआ था यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई किया हुआ है। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ, उसको रन करता हूँ। जी, हमारे पास सर्वर स्टार्ट हो गया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस लिखूंगा यहाँ पर, जो कि बेसिकली मेरा अपना आईपी एड्रेस होगा। तो मैं लिखता हूँ 127.0.0.1। तो अब ये सर्वर वेब पेजेस सेंड कर रहा है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो उसने क्या क्या फाइलें मांगी हैं। उसने यहाँ पे पहले होम पेज मांगे, उसके बाद आपसे CSS फाइल मांगी है उसने, फिर उसने जेपीजी फाइल मांगी, इमेज फाइल मांगी, और आखिर में उसने आइकॉन की फाइल मांगी है यहाँ पे। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो आपके पास जावास्क्रिप्ट रन हो गया। तो इस बार उसने क्या किया, दोबारा से यहाँ पे उसने जावास्क्रिप्ट की फाइल मांगी है, उसने फिर CSS की फाइल भी मांगी है, दोनों फाइल्स यहाँ पे रिक्वेस्ट की है। अच्छा, अब मैं क्लिक करता हूँ गिव योर इनपुट हेड के ऊपर, तो आपके पास ये यहाँ पे फॉर्म बना हुआ आ गया है। तो अब ये आप app.html पे आ गए हो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, अगर यहाँ पे कोई नाम लिखता हूँ, सपोज करो अकबर अहमद लिखता हूँ यहाँ पे। तो अभी क्या करेगा, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो आपके पास एक वेब पेज आ गया, वेलकम अकबर अहमद। अब ये जो वेब पेज होगा, ये एक तरह की डायनेमिक प्रोग्रामिंग है कि मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्वर साइड पे मेरे पास ये स्ट्रिंग आया यहाँ पे कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अकबर एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू अहमद। तो इस वजह से मैंने स्प्लिट की कमांड लगाकर क्या किया, अकबर को अलग किया और अहमद को मैंने अलग किया। फिर मैंने क्या किया, उसके बाद एक वेब पेज बनाया और उसमें ये नाम दोनों लिख दिए और उसमें यहाँ पे ट्रांसमिट कर दिए यहाँ पे इसको, तो आपके पास लिखा हुआ आ गया वेलकम अकबर अहमद। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन करते हैं। अब देखो मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पे डी ड्राइव के ऊपर, मैंने डी ड्राइव के ऊपर दो फाइल्स बनाई हुई यहाँ पे। एक फाइल का नाम है मिक्की माउस, एक का नाम है अली खान। तो अगर मैं मिक्की माउस को ओपन करूँ, इस पर लिखा हुआ है डिज्नी इज प्रीटी कूल, एक मैं लाइन यहाँ पे ऐड की हुई है, और अली खान के ऊपर लिखा हुआ है होप यू आर डूइंग वेल इन योर नेटफ्लिक्स क्लास। अच्छा, अब मैंने प्रोग्राम के अंदर क्या मॉडिफिकेशन की हुई यहाँ पे, मैंने किया हुआ कि जब भी हमसे नाम पूछते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मिक्की माउस लिखता हूँ या मैं अली खान लिखता हूँ जिनकी फाइल एग्जिस्ट करती है डी ड्राइव के ऊपर, तो वो फाइल का कंटेंट भी सेंड कर दिया करेगा इस पेज के ऊपर। तो सपोज कर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिक्की माउस, अच्छा मैंने यहाँ पे मिक्की माउस लिख दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे वेब पेज को रन करता हूँ। अब जब मैं सबमिट क्लिक करूंगा तो मेरे पास खाली वेलकम मिक्की माउस लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि साथ में उसने वो लाइन भी प्रिंट की है जो कि बेसिकली आपकी डी ड्राइव में पड़ी हुई थी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके यहाँ पे अगर मैं अली खान लिखता हूँ, उसने अली खान वाली फाइल रीड की यहाँ पे और वो वाला डेटा यहाँ पे सेंड किया है। तो मैंने कोड के अंदर क्या किया हुआ है, मैं यहाँ पे जब नाम को एक्सट्रैक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ये फाइल चेक करता हूँ कि डी ड्राइव के अंदर फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम डॉट टेक्स्ट वाली फाइल पड़ी हुई कि नहीं पड़ी हुई। अगर पड़ी हुई तो फाइल रीड कर लो पूरी की पूरी, और वो फाइल भी रीड करके उसका डेटा रीड कर लो और वो भी इस टैग के अंदर लगा के सेंड कर दो। तो इस चीज को हम कहते हैं कि एक तरह का डेटाबेस बनाना। तो हमने छोटा सा यहाँ पे डेटाबेस बनाया हुआ है सर्वर साइड पे। तो इसकी जगह आप एसक्यूएल भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, कि आपके पास एक एसक्यूएल का डेटाबेस बन जाएगा सर्वर साइड पे, तो सर्वर आपका डेटा के अकॉर्डिंगली आपके पास डिफरेंटली बिहेव कर रहा होगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास ये सर्वर साइड पे प्रोग्रामिंग काम करती है। जी, ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलें ठीक है, किसी क्वेश्चन हैं तो क्लियर कर लो, नहीं तो फिर हम इसको साइन ऑफ करते हैं। तो इसकी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा यहाँ पे जो आज हमने काम किए हैं। तो अब CSS की फाइल बना के देखो, और ये लैब वाले फोल्डर में पड़ा हुआ है गूगल ड्राइव के ऊपर। जी जी, खूब बात कर रहा था कोई। सर आपने उस दिन एरर 404 का कहा था कि अगर हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो तब हमें शो करता है जब सर्वर के पास वो रिकॉर्ड नहीं होता। तो सर क्या जब हम अपना AMS खोलते हैं तो एक
तो हम न्यू टैब अगर खोलते हैं, उसके ऊपर हम कोई डिफरेंट वेबसाइट खोलते हैं, दोबारा हम AMS वाले टैब के ऊपर जाते हैं, तो सर अगर हम उसको रीलोड करते हैं तो वहाँ पे आता है एरर 404 नॉट फाउंड। सर उसकी क्या वजह है? हालांकि वो पहले से सर्वर से आ चुका होता है डाटा वगैरह सारा, लेकिन जब हम दोबारा उसको रीलोड करते हैं तो सर वो किस AMS की सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो? कौन से सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो? सर ये IST की वेबसाइट नहीं, जो AMS है, हमारा पोर्टल होता है बेसिकली। कौन सा पेज बनता है इनका ये? सर यही वाला माया IST सर, माया IST। अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या ये रहा पेज, ठीक है सही। जी हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हो? यहाँ पे किस चीज में एरर आती है यहाँ सर पे? क्या जब हम इसको ओपन करते हैं ना, तो लाइक हमने इसको ओपन करके लाइक किसी और वेबसाइट पे गए, ऊपर टैब न्यू टैब खोल के हम फेसबुक खोल लिया, यहाँ पे कोई भी क्रोम के ऊपर हमने अपनी वेबसाइट सर्च की है, तो हम उसके ऊपर 2-3 मिनट अगर स्पेंड करते हैं तो हम दोबारा इधर आते हैं ना, तो अगर हम कोई अपना लाइक अटेंडेंस को देखने चाहते हैं, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट पे आ जाता है एरर 404 नॉट फाउंड। अच्छा, पता है क्या होता है इसके अंदर? अच्छा, इसका बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप 2-3 मिनट्स की बजाय कुछ सेकंड्स के बाद वापस आ जाओ, फिर सही काम करता है या नहीं करता? जी सर, फिर ठीक काम कर। फिर ठीक काम करता है। असल में होता पता है कि इस पेज के साथ ना ये प्रोग्रामिंग इसकी हुई हुई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे, कि इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई कि इसके अंदर टाइम आउट लगा हुआ है कि अगर आपका सपोज करो अगर 100 सेकंड्स अगर आप इंटरेक्ट नहीं करते, नो इंटरेक्शन, तो क्या करेगा वो आपको डिस्कनेक्ट कर देगा सर्वर से। ठीक हो गया। दूसरी बात है कि जो AMS के जो वेब पेजेस है ना, बेसिकली वो फिक्स्ड पेजेस नहीं है यहाँ पे। तो सपोज करो कि अगर मैं कहता हूँ अटेंडेंस का पेज है आपके पास, अज्यूम करता हूँ my.ist.edu.ek अटेंडेंस है यहाँ पे। ये क्या होता है, ये आपके लॉगिन के हिसाब से, जो आपने लॉगिन किया हुआ उसके हिसाब से डायनेमिक पेज बना रहा होता है। जैसे अभी हमने पेज नहीं बनाया वेलकम मिकी माउस वाला, जो कि लॉगिन के हिसाब से डिफरेंट बनते हैं, तो वो उसने आपके लिए डायनेमिक पेज बनाया, वो फिक्स पेज है ही नहीं है। तो वो पेज तो एक्चुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं है यहाँ पे। तो अगर इसको रिफ्रेश करेंगे वो पेज तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो टेम्पररी पेज उसने आपके लिए बनाया था उस काम के लिए। जब मैं लॉगिन किया, अब मैं क्लिक किया तो वो आपके लॉगिन के हिसाब से पेज बना दिया यहाँ पे। तो वो पेज परमानेंट सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करता उस तरह से, क्योंकि डायनामिक पेज है यहाँ पे। तो जिस तरह अगर हमने देखा ना यहाँ पे हेलो मिकी माउस वाला एग्जांपल देखिए, तो अब ये पेज एग्जिस्ट तो नहीं करता सर्वर के ऊपर कि हेलो मिकी माउस कहीं लिखा हो वेब पेज पर आओ। हम तो यहाँ पे सर्वर के अंदर से कोड ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये पार्ट ट्रांसमिट कर रहे हैं यहाँ पे, ये टैग्स हमने ट्रांसमिट किए हैं। तो ये फाइल तो एक्चुअली एग्जिस्ट करती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डायनेमिक पेज है हमारे पास। तो यही काम यहाँ पे IST के सर्वर के साथ भी हो रहा है, डायनेमिक पेज है आपके पास, तो इसकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती आप, तो इसलिए आपके पास ये 404 का एरर आता है यहाँ पे कि फाइल नॉट फाउंड। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, किसी और का क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम साइन ऑफ कर। सर आज आप यूनी में हैं सर, मिलना था, आप मैसेज किया था। जी जी, अगर हो तो आ जाओ आप। सर किस जगह पे आ जाए? ये ब्लॉक 6 पे जो पहला क्लासरूम नहीं है एंट्रेंस के साथ, जो एंटर होते ही जो सही सही, ठीक है सर, एरो वाली साइड पे जहाँ पे स्पेस साइंस की क्लास होती है वहां पे। सही है सर, आ जाते हैं सर, अभी आ रहे हैं। चलें चलें, ठीक है, थैंक यू, ओके अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।